फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ccc.com। तो आज का इडियम सीरीज़ का डे फर्स्ट है, तो प्लीज़ एंडिंग तक बने रहे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और एकदम इजी वे में हम जो इडियम से डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट जो इडियम है आज का, अ बैड पेच। देखो, बैड यानी बुरा, पेच यानी हो जाता है एक मैदान जो पिच रहती है उस टाइप से, पैच जो एकदम प्लेन मैदान टाइप से रहेगा। तो यदि बैड पेच है तो पेच समझ लो, यदि बैड है तो यानी सिचुएशन आपकी बुरी है, पीरियड आपका मतलब जो टाइम है बुरा है, डिफ़िकल्ट है। तो इसका मीनिंग होता है कि अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी कठिनाई का एक पीरियड, एक समय। यदि ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये कहाँ से आता है, कम्स फ्रॉम फार्मिंग, जो है खेती से आता है ये। अब पैच, ये जो पैच है यहाँ पे जो वर्ड है ऑफ पुअर सॉइल, किसका, पुअर सॉइल का, जो मतलब बेकार मिट्टी का। वेयर, जहाँ पे क्रॉप्स डोंट ग्रो वेल, जहाँ पे क्रॉप्स जो है, जो फसल है अच्छे से ग्रो नहीं होती। सिंबलाइजिंग हार्ड टाइम इन लाइफ, जो ये दर्शाता है क्या, हार्ड टाइम को दर्शाता है लाइफ में। तो जब यदि पेच ही बुरी हो, सॉइल पुअर सॉइल की यदि पेच है और ये क्या है, बेड है, मतलब आपका जो पीरियड है ये डिफ़िकल्टी का है, एकदम कठिनाई का है। तो कठिनाई का दौर इसका मतलब होता है हिंदी में पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। जो मीनिंग है आप इंग्लिश में ही फोकस करें, मतलब इंग्लिश मीनिंग पे ही फोकस करें और इंग्लिश में ही याद करना चाहिए क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश से रिलेट करना ज़्यादा बेटर रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो नेक्स्ट है ये है अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट यानी हो जाता है एक जानवर का एक ग्रुप को बोलते हैं, जानवर को बीस्ट बोलते हैं। ऑफ बर्डन, बोझ, तो बोझ का एक जानवर। तो इसका मीनिंग हो जाता है एक एनिमल दैट कैरीज लगेज और हेवी लोड्स, एक एनिमल जो कैरी करता है लगेज को, सामान को या हेवी लोड को। यदि ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश यूज, एक ओल्ड इंग्लिश यूज से इसका ओरिजिन हुआ है। रिफरिंग, जो रिफ़र करता है टू वर्किंग एनिमल, काम करते हुए एनिमल्स को रिफ़र करता है। लाइक जैसे कि ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन, जय बैल, डंकीज, यूज्ड टू कैरी बर्डन, जो यूज़ किए जाते थे उठाने के लिए बोझ को या लोड को। तो उसी से निकला है कि एक बीस्ट ऑफ बर्डन, मतलब एक जानवर किसका, बर्डन का, बोझ का या लोड का। तो लोड को कैरी करने वाला या लगेज को कैरी करने वाला एक एनिमल, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है अ बी हाइव, हाइव यानी होता है छत्ता, बी यानी मधुमक्खी, तो एक मधुमक्खी का छाता। तो इसका मतलब होता है अ बिजी प्लेस। अब एक बिजी प्लेस एक्चुअल में अब ओरिजिन कैसे हुआ देख लेते हैं। जो इसका ओरिजिन है डिराइव्ड, डिराइव्ड यानी होता है उत्पन्न होना, उसकी उत्पत्ति होना, कहाँ से, तो उत्पत्ति हुई है फ्रॉम। डिराइव के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आता है तो फ्रॉम आया है। डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी इनसाइड द बी हाइव, जो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, एक्टिविटी से, किसके अंदर, एक जो बी हाइव है, जो मधुमक्खी का जो छाता है उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। बीस कंसिस्टेंटली मूविंग, जो मधुमक्खियाँ रहती है वो लगातार नियमित रूप से मूव होती हुई और काम करती हुई अंदर आती जाती रहती, जस्ट लाइक अ क्राउडेड प्लेसेस, अब ऐसे जैसे कि एक जो क्राउडेड एकदम भीड़ से भरा हुआ जो स्थान है, फुल ऑफ पीपल, जो फुल हो लोगों से। तो ऐसे क्राउडेड प्लेस जो फुल हो लोगों से, उसके जैसे जो बीस रहती है अपने छाते में जाते हैं आते हैं। तो इसीलिए एक टाइप से बिजी हो जाता है कि यहाँ पे आते जाते हैं, मतलब इनका जो छाता है आना जाना लगा रहता है तो एकदम बिजी रहता है। तो इसी से हुआ है कि अ बी हाइव यानी एक मधुमक्खी का छाता, तो छाता बिजी रहता है मधुमक्खी के कारण। तो इसका मतलब ये कि एक बिजी प्लेस, छाता ही जो हाइव है एक प्लेस हो गया, और बी यहाँ पे पीपल हो गई जो आती जाती है, मतलब बहुत बिजी है, इस टाइप से सेंस इसका निकल जाएगा। तो अब बी हाइव मतलब हो जाता है इसका मतलब एक बिजी प्लेस, एकदम बिजी स्थान। ओके, अब जो नेक्स्ट है अ बिग ड्रॉ, एक बड़ी ड्रॉ, मतलब वैसे तो ड्रॉ के दो मीनिंग निकलते, ड्रॉ यानी एक लाइन भी हो गई और एक ड्रॉ यानी एक अट्रैक्शन भी होता है, एक मतलब सिमुलेशन टाइप से होता है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं मीनिंग, अ ह्यूज अट्रैक्शन, एक बहुत बड़ा, बिग ह्यूज बहुत बड़ा अट्रैक्शन या आकर्षण। यदि ओरिजिन की बात करें तो कहाँ से हुआ है, फ्रॉम थिएटर और फेयर्स, थिएटर से या फेयर्स मेलों से। समटाइम दैट ड्रॉस, कभी समथिंग कुछ चीज़ जो ड्रॉ करती है, अट्रैक्ट करती है अ लार्ज क्राउड, एक बड़े भीड़ को या ऑडियंस को। तो उस कंडीशन में जो क्या होता था, जो मेले रहते, जो मेले में बहुत सारी जो स्टॉल या बहुत सारी दुकान रहती है जहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें रहती जो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो उसी सिचुएशन में इस जो इडियम का ओरिजिन हुआ है कि एक बड़ी बिग ड्रॉ, मतलब एक बड़ा अट्रैक्शन, एक ह्यूज अट्रैक्शन जिसमें आपका आकर्षण बहुत ही जल्दी जाता हो। तो इसी से निकला है ये जो थिएटर या
फेयर्स, जो फेयर्स रहते, जो मेले रहते, जहाँ पे शॉप्स रहती, जहाँ पे हमारी जो आइस रहती एकदम तेज़ी से चली जाती है, अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, जैसे कि जो स्विंग्स रहते, झूले रहते हैं, या कोई भी कुछ लेना रहेगा, तो उस कंडीशन में तो बिग ड्रॉ इसी से निकला है। इसका मतलब ह्यूज अट्रैक्शन, ड्रॉ यानी ही होता है अट्रैक्शन, एक अट्रैक्ट। जो अब नेक्स्ट है ये है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक पक्षी हाथ में, वो वर्थ है, वो सही है, वो लायक है, बजाय किसके, टू इन द बुश, दो यदि झाड़ी में है तो, यदि दो झाड़ी में है उससे बेटर एक ही जो हाथ में है वही ज़्यादा वर्थ है, वही लायक है, वही हमारे काम की है। तो इसका जो मीनिंग निकलता है, हैविंग समथिंग, लेते हुए कुछ चीज़, फॉर सर्टेन, निश्चित के लिए, इज़ बेटर देन, वो ज़्यादा बेटर है, बजाय किसके, पॉसिबिलिटी, संभावना, ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर, कुछ प्राप्त करने की जो बेटर हो, उससे ज़्यादा बेटर क्या होता है कि जो हमारे पास है वही, निश्चित रूप से जो हमारे पास है वही ज़्यादा बेटर है, बजाय जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि हम कुछ बेटर और ज़्यादा बेटर प्राप्त कर सकें। मतलब समझ लो आपके पास, एग्जाम्पल तो ऐसे कुछ आ नहीं रहा है, तो मतलब आपके पास जो भी बेटर है, जैसे आपके पास कोई वन प्लस का फ़ोन है और आप लेने वाले हो क्या, आईफोन, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आईफोन ही बेटर रहेगा, वही लेना ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो आपके पास अभी के टाइम में जो है वही ज़्यादा बेटर है बजाय उसके, तो इसी सिचुएशन है। तो यदि ओरिजिन की बात करें तो एसेंट प्रोवर्ब, तो एक प्राचीन कहावत है, प्रोवर्ब यानी कहावत होता है, एक वर्ड होता है एडेज, एडेज यानी भी कहावत ही होता है। हंटर्स जो थे वैल्यूड अ कैप्चर्ड बर्ड, तो जो हंटर्स जो शिकारी थे वे वैल्यू करते थे एक कैप्चर पक्षी की वैल्यू करते थे, मोर देन, बजाय, टू अनसर्टेन वंस इन द बुशेस, बजाय किसके, जो दो अनिश्चित जो वंश है यानी दूसरी जो है पक्षियाँ जो किसमें है, झाड़ियों में है, बजाय उनके जो उनके पास है, जो उन्होंने पकड़ लिया है, जाल में फंसा लिया है, उसकी ज़्यादा वैल्यू करते थे, बजाय उधर दो तीन यदि झाड़ियों में है तो उनको छोड़कर। तो इसी से बना है कि आपके पास जो भी है वही ज़्यादा बेटर है, बजाय पॉसिबिलिटी हो कि कोई उससे भी बेटर हो कोई चीज़ मिल जाए, समझ गए। मतलब जो चीज़ है उसकी वैल्यू करो, कुल मिला के यही इसका मीनिंग है। अब जो नेक्स्ट है, अ बर्ड्स आई व्यू, पक्षी की आँख का व्यू या नज़रिया या नज़र। यहाँ पे जो कॉमा से दिख रहा है एपोस्ट्रोफी है, ये नाउन का पॉजिटिव या जेनेटिव केस कहलाता है। इसका जो मीनिंग निकलता है ऑफ का सेंस देता है, ऑफ का। तो पक्षी की आंखें वाला व्यू या दृश्य। मीनिंग की बात करें तो एक जनरल व्यू, एक सामान्य व्यू, फ्रॉम अबोव, कहाँ से, ऊपर से। या एक बर्ड रहेगी सबसे ऊंचाई पे ही तो बर्ड रहती है उड़ती हुई। अब यहाँ पे आप नीचे हो तो बर्ड पूरे इलाके में देख सकती है ना, तो मतलब पूरे चारों ओर जनरल तरीके से बर्ड देख सकती है। तो उसी से निकला है कि पक्षी का आई का व्यू, यानी पक्षी सबसे ऊंचाई पे रहती है और ऊंचाई पे जितनी ऊंचाई पे आप रहोगे उतना ज़्यादा आप देख पाओगे। तो एक सामान्य जनरल व्यू कहाँ से, फ्रॉम अबोव, ऊपर से। इन ओवरऑल परसेप्टिव्स, या कुल मिला के जो तुम्हारा नज़रिया है वो। ओरिजिन की बात करें तो कम्स आता है फ्रॉम द आइडिया ऑफ हाउ बर्ड सी लैंडस्केप्स। तो आता है कहाँ से, आइडिया से, विचार से, कि कैसे जो है बर्ड्स देखती है लैंडस्केप, मतलब दृश्यों को, पूरा जो आसपास का जो नज़रिया है उसे। फ्रॉम हाई अबोव, कहाँ से, ऊपर से, हाई ऊंचाई से। गेनिंग अ कंप्लीट ओवरव्यू, प्राप्त करती हुई एक पूरा का पूरा, पूर्ण रूप से व्यू, ओवरव्यू यानी पूरा का पूरा परिदृश्य को प्राप्त करती हुई और उसे लेती हुई। अब जो नेक्स्ट है, अ बाइट एट अ चेरी, एक बाइट, एक आपकी जो बाइट रहती है किस पे, चेरी पे। मतलब चेरी पे आपने एक बाइट लिया, मतलब आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिली कि मतलब आपको एक अटेम्प्ट मिला उस चीज़ को करने का। इसका मीनिंग है कि एन अटेम्प्ट, एक प्रयास, या अपॉर्चुनिटी, मौका, टू डू समथिंग, करने का कोई चीज़ को करने का आपको एक मौका मिला या तो एक अटेम्प्ट मिला, एक प्रयत्न मिला। ओरिजिन की बात करें, डेट्स टू 19th सेंचुरी ब्रिटेन। यदि दिनों की बात करें या तारीख की बात करें कब की, 19th सेंचुरी जो 19वीं सदी है ब्रिटेन में, तो वहाँ की जब बात करें तो चेरीज वर रेयर एंड वैल्यूएबल। जो चेरीज थी, खाने वाली चेरीज, वो क्या थी, बहुत ही रेयर थी, मतलब बहुत ही दुर्लभ थी, और क्या थी, वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती थी। गेटिंग अ बाइट, तो वैसे कंडीशन में प्राप्त करना एक बाइट, मतलब चेरी को एक खा लेना, तो ये सिम्बलाइज क्या करता था, गेटिंग अ रेयर चांस, ये सिम्बलाइज करता था, ये दर्शाता था कि वो प्राप्त कर रहे कि एकदम मुश्किल, एक रेयर चांस है, बहुत ही दुर्लभ मौका एक प्राप्त करना, ये चीज़ को वो दर्शाता था कि एक यदि बाइट मिल गई मतलब सबसे ज़्यादा बहुत रेयर। तुमने एक भी खा ली मतलब तुमको बहुत बड़ा चांस मिला कि भाई तुमने चेरी खाया। तो उसी से ये निकला है जो इडियम है कि अ बाइट एट द चेरी।
तो एक अटेम्प्ट या अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, कोई चीज़ को करने का। अब जो नेक्स्ट है वो है अ ब्लेसिंग और बून इन डिस्गस। डिस्गस यानी होता है भेस बदलना, यानी आप जो है अपने फेस पे कुछ लीप पोत करके अपना फेस को चेंज कर लोगे, तो ऐसी कंडीशन को डिस्कस बोलते हैं, अपना फेस बदलना, रूप बदलना। बून यानी होता है अभिशाप और ब्लेसिंग यानी होता है दुआएं। तो एक या तो ब्लेसिंग भी हो सकता है, बून भी हो सकता है, या अभिशाप इन डिस्गस, किसमें, भेस में या दूसरे बहुरूपी वाले रूप में। मीनिंग की बात करें, इन अपेरेंट मिसफॉर्चून, एक जो है अपेरेंट यानी होता है स्पष्ट दुर्भाग्य, दैट इवेंचुअली ब्रिंग्स गुड रिजल्ट, जो अंततः लाता है अच्छे रिजल्ट। यानी जो ऐसा लगे कि हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन जब एंडिंग होती है या वो काम जब कंप्लीट होता है तो अच्छे रिजल्ट लाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है इडियम यूज़ कर सकते हैं कि लगने में तो ऐसा लगता है यार क्या हुआ, क्या हो रहा होगा हमारे साथ, पर जब लास्ट में होता है तो ऐसा लगता है अच्छा ही हुआ। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये जो है इडियम है कि शुरू में जो अपेरेंट जो है मिसफॉर्चून, दैट इवेंचुअली जो अंततः क्या लाता है, अच्छे रिजल्ट लाता है। ओरिजिन की बात करें, फ्रॉम एन 18th सेंचुरी पोएम बाय जेम्स हैरवे। तो 18th सेंचुरी की पोएम किसके द्वारा, जेम्स हैरवे के द्वारा। तो वहाँ से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। तो कैसे हुआ, द आइडिया दैट मिसफॉर्चून में हाइड हिडन ब्लेसिंग। तो जो आइडिया था, जो विचार था किसका, कि जो मिसफॉर्चून है, यानी जो पोएम में एक विचार था, एक पोएट के द्वारा एक विचार रखा गया था कि जो मिसफॉर्चून है, जो दुर्भाग्य है, वो हाइड कर सकता है, छुपा सकता है हिडन ब्लेसिंग्स को, जो छुपी हुई जो तुम्हारे लिए जो दुआएं है उसको छुपा सकता है जो तुम्हारा दुर्भाग्य है। इस टाइप से इसका सेंस निकल रहा है। अब जो नेक्स्ट है, अ ब्लू आइड बॉय, एक नीली आँखों से जमा हुआ या आँख का एक लड़का, यानी नीली आँख का लड़का नहीं, मतलब सभी के लिए वो मतलब अच्छा लड़का समझ लो। इसका मीनिंग समझ लेते पहले। वन हु इज़ फेवरेट, एक जो है फेवरेट या बहुत ही चहीता। ओरिजिन की बात करें, जो ओरिजिनेट्स, ये जो है निकल के आता है फ्रॉम द यूरोपियन ट्रेडिशन, कहाँ से, यूरोपियन जो परंपरा है वहाँ से, वेयर जहाँ पर ब्लू आइज जो नीली आँखें हैं, सिम्बलाइज्ड ये दर्शाती है प्योरिटी एंड स्पेशल फेवर, शुद्धता को और एक विशेष सपोर्ट को दर्शाती है। तो यदि आप शुद्ध हो मतलब आप सभी की फेवरेट हो कुल मिला के। तो यदि आपकी आंखें ब्लू है मतलब आप एकदम प्योर हो, और प्योर हो, शुद्ध हो, एकदम सभी के फेवर में, आपके फेवर में है, तो समझ जाओ आप सभी के फेवरेट ही हो, ये समझ लो। तो ब्लू आइड बॉय मतलब नीली आँख से लदा हुआ है, नीली आँखों वाला लड़का। तो एक जो सभी के लिए फेवरेट हो, क्योंकि नीली आँखें बहुत रेयर लोगों के पास रहेगी, और वो लोग कैसे रहेंगे, प्योर रहेंगे। तो प्योर रहेंगे तो सभी के वो फेवरेट ही रहेंगे। अब जो नेक्स्ट है, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट यानी समझ लो एक हिसाब से कुछ नट बोल्ट जो रहते हैं ना, उस टाइप से, कुछ हार्ड टाइप से। मीनिंग समझ लेते हैं, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कोई चीज़ जो क्या हो, अनएक्सपेक्टेड हो, और अनप्लीजेंट जो अनचाही हो। अ सडन कैलेमिटी, एक अचानक सी दुर्घटना या एक आपदा, कैलेमिटी यानी आपदा होता है। ओरिजिन की बात करें तो बेस्ड ऑन द इमेज ऑफ अ सडन लाइटनिंग बोल्ट स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ क्लियर ब्लू स्काई। तो बेस्ड है, आधारित है किस पे, एक इमेज पर। अब इमेज किस चीज़ की, एक सडन लाइटनिंग, एक अचानक सी बिजली कड़कना, बोल्ट स्ट्राइकिंग, और एकदम बोल्ट मतलब एकदम पत्थर जैसे स्ट्राइक होना, मतलब नीचे गिरना, फ्रॉम अ क्लियर ब्लू स्काई, एक क्लियर, एक साफ सुथरा जो नीला स्काई है वहाँ से एकदम बिजली का कड़कना, जैसे कि कोई नट बोल्ट गिर रहे होंगे उस टाइप से। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि जो स्काई एकदम क्या है, मतलब प्योर है, क्लीन है, और ऐसी कंडीशन में अचानक से लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो भी कैसे, एकदम जैसे बोल्ट जैसे गिर रहे हो एकदम, तो अनएक्सपेक्टेड ही होगा ना, तो अनप्लीजेंट भी होगा और अनएक्सपेक्टेड भी होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इडियम का जो ओरिजिन यहाँ से हुआ है कि अ बोल्ट, एक बोल्ट कहाँ से, ब्लू से, मतलब ब्लू स्काई से। तो ब्लू स्काई से लाइटनिंग होना, बोल्ट एकदम बोल्ट लाइटनिंग होना, मतलब अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा वो चीज़, या एकदम सडन कैलेमिटी, एक आपदा टाइप से। आपदा में भी तो लाइटनिंग होती है। अब जो नेक्स्ट है, अ बोन ऑफ कंटेंशन है, सॉरी। अ बोन तो एक हड्डी किसकी, कंटेंशन की, झगड़े की या फसाद, झगड़ा फसाद जो रहता है उसकी। तो एक हड्डी झगड़े फसाद की। तो मीनिंग जो है, कज ऑफ डिस्प्यूट और क्विरल, कारण किसका, झगड़े का, लड़ाई झगड़े का। डिस्प्यूट या क्विरल दोनों का मतलब एक ही होता है, सिनोनिम है दोनों। तो लड़ाई झगड़े का कारण, तो अ बोन ऑफ कंटेंशन। ओरिजिन की बात करें तो फ्रॉम अ इमेज, एक इमेज से। अब इमेज किसकी, डॉग्स की इमेज, फाइटिंग जो लड़ते हुए है, ओवर अ सिंगल
बोन, किस चीज़ पर या किस चीज़ के लिए, एक सिंगल हड्डी के लिए लड़ती हुई जो डॉग्स की एक इमेज से इसका ओरिजिन हुआ है। द बोन बीइंग, तो जो हड्डी है वो हो रही है द सब्जेक्ट, विषय ऑफ कॉन्टेंशन, विवाद का जो विषय है, जो हड्डी है यहाँ पे हो रही है। तो यही है कि अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब ये विवाद की हड्डी या विवाद का कारण। तो यही हो रही है कारण किसके, झगड़े का। अब जो नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप, एक बुल बैल किसमें, एक चाइना शॉप में। अब चाइना की जो शॉप्स रहती है वो तो बहुत डेलिकेट रहती है, वो कैसी रहती है, एकदम डेलिकेट, एकदम नाजुक रहती है, फ्रेजाइल रहती है। ओके, तो जब फ्रेजाइल सिचुएशन रहेगी, यदि चाइना शॉप है तो मतलब फ्रेजाइल नाजुक सिचुएशन रहेगी, और नाजुक सिचुएशन में यदि कोई बुल आ जाए तो समझ जाओ कि वो कोई क्लमसी पर्सन ही आ सकता है। तो इसका मीनिंग है कि अ क्लमसी पर्सन, एक उदंड करता हुआ आदमी, किसमें, इन अ डेलिकेट सिचुएशन, एक डेलिकेट नाजुक परिस्थिति में। ओरिजिन की बात करें, जो ओरिजिन हुआ है कम्स आता है फ्रॉम इमेजिंग, इमेज करने से, अ बुल, एक बुल को इंटरिंग, जो इंटर कर रहा है, अ शॉप, एक शॉप में, फुल ऑफ डेलिकेट चाइना, जो क्या है, भरा है डेलिकेट चाइना से, मतलब नाजुक चाइना से, यानी चाइनीज जो प्रोडक्ट है उससे समझ लो। सिंबलाइजिंग, जो सिंबलाइज करता है, जो दर्शाता है केयरलेसनेस, लापरवाही को, इन अ सेंसिटिव सेटिंग, एक सेंसिटिव सेटिंग या अरेंजमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, एक मतलब सेंसिटिव जो अरेंजमेंट है, मतलब कोई चाइना के ऑब्जेक्ट रखे यहाँ पे, कोई पदार्थ रखे या कोई भी जो सामान रखे चाइना के बने हुए, मेड इन चाइना। अब यहाँ पे एक बुल आ जाएगा, तो बुल, अच्छा इधर कर देते हैं सिर को, ये बुल आ जाएगा, तो अब ये एक शॉप में आ रहा है तो थोड़ा भी इसकी पूंछ भी लग जाएगी तो ये गिर सकता है, टूट सकता है, तो भाई एकदम डेलिकेट सिचुएशन होगी ना, नाजुक सिचुएशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्लमसी बैल आ गया, क्लमसी या उदंड मचाने वाला व्यक्ति आ गया। तो यही इसका मीनिंग हो जाएगा कि अ बुल, एक बुल इन अ चाइना शॉप, चाइना शॉप में, तो चाइना शॉप एकदम डेलिकेट ही रहती है, नाजुक, वही लिको फेको टाइप से। तो मीनिंग इसका यही है, क्लमसी, एक उदंड मचाने वाला पर्सन, एक डेलिकेट सिचुएशन में, एक नाजुक सिचुएशन में। अब जो नेक्स्ट है अ बुल मार्केट, एक बैल वाला मार्केट या बैल का मार्केट। तो मीनिंग है इसका अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट। तो एक समय किसका, बढ़ने का समय, वो भी किसका बढ़ने का, प्राइजेस का, कीमतों का, किसमें, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में प्राइस का बढ़ने का जो पीरियड है, इसका मतलब होता है अ बुल मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट में जो बढ़ोतरी हो रही है प्राइजेस में, उसका समय या उसका दौर। ओरिजिन की बात करें, कम्स आता है फ्रॉम अ वे, अ बुल अटैक्स, फ्रॉम अ वे, एक वे से, एक तरीके से, और कैसा तरीका, एक बुल, एक बैल के अटैक्स का, एक बैल का जो अटैक करता है तो उसके तरीके से, जो जिस तरीके से वो अटैक करता है, वहाँ से ये जो है ओरिजिन हुआ है इस इडियम का। थ्रस्टिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिट करना, मतलब थोड़ा प्रहार करना, हिट करना होता है। ओके, तो थ्रस्टिंग इट्स हॉर्न अपवर्ड, तो अपने इट्स यानी अपने सिंग को अपवर्ड करना, हिट करते हुए। सिंबलाइजिंग, जो दर्शाता है अपवर्ड मार्केट ट्रेंड, ऊपर जाते हुए मार्केट के ट्रेंड को, मतलब जो मार्केट का, जो शेयर मार्केट का ट्रेंड है ऊपर जा रहा है। जैसे सिंग जो है पहले नीचे लाता है, फिर उसको उठाते हुए हिट करते हुए ऊपर करता है। जो बैल है, तो यदि बैल नीचे से ऊपर ले जा रहा है, इसका मतलब मार्केट भी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो वही है अ बुल मार्केट, यानी बुल का मार्केट मतलब एक पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस, बढ़ना कीमतों का स्टॉक मार्केट में। तो यही इससे इसका ओरिजिन जो हुआ है, कहाँ से हुआ है कि जो बुल है वो थ्रस्ट करते हुए, हिट करते हुए अपने सिंग को ऊपर करता है, जो दर्शाता है मार्केट को, ट्रेंड को, जो अपवर्ड जो जा रहा है, अपवर्ड वाले मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है। अब जो नेक्स्ट है अ केक वॉक। केक वॉक, केक एकदम आसान होता है, एकदम हल्का जो भी रहेगा। तो हल्की वॉक मतलब एकदम इजी वॉक, यानी इजी वॉक मतलब एकदम इजी टास्क है, इजी अचीवमेंट। यदि आपको बोले कि एकदम हल्के तरीके से चलो, मतलब आपको कैसा दिया गया है, एकदम इजी ही टास्क दिया गया है, ये समझ लो। तो मीनिंग इसका हो जाएगा एन इजी अचीवमेंट और टास्क, या एक आसान प्राप्ति या एक आसान टास्क का कोई भी काम। ओरिजिन की बात करें तो फ्रॉम 19th सेंचुरी अमेरिकन कॉन्टेस्ट्स, जो 19वीं शताब्दी है उसमें जो अमेरिकन जो कॉन्टेस्ट है, जो भी भाग लेने वाले जो लोग हैं, वेयर, जहाँ पे द बेस्ट डांसर वॉन केक्स, तो जहाँ पे जो अच्छे जो डांसर्स होते थे वो जीतते थे, क्या जीतते थे, केक जीतते थे, केक्स जीतते थे। सीन एस इजी और फन टू विन, जो देखा गया बहुत ही आसान के रूप में या फन के रूप में, टू विन जीतने के लिए।
तो मतलब 19वीं सदी में अमेरिका में जो कॉन्टेस्ट जो रहते थे, जो डांसर्स रहते थे, वो जब जीतते थे तो उनको केक मिलता था। तो यानी यदि केक जीत रहे हैं मतलब उनके लिए बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी अचीवमेंट है, ये तो बहुत आसान अचीवमेंट हो गया। तो वही उसी से ओरिजिन हुआ इसका, इस इडियम का। तो केक वॉक मतलब एक ईजी अचीवमेंट, एक ईजी टास्क। अब जो नेक्स्ट है अ केन ऑफ वॉर्म्स। केन यानी होता है ड्रम और वॉर्म्स यानी कीड़े, तो कीड़ों का एक ड्रम। तो इसका मीनिंग है अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। तो एक जटिल सिचुएशन, परिस्थिति या प्रॉब्लम या समस्या। ओरिजिन की बात करें तो जो ओरिजिन हुआ इसका उत्पत्ति हुई है फ्रॉम फिशिंग। फिशिंग से हुई है, जो मछली पकड़ने वाली जो प्रक्रिया है, तो उससे इसकी जो ओरिजिन हुआ है। ओपनिंग अ रियल केन, खोलना एक रियल, जो एक्चुअल, जो जेन्युइन केन को, ड्रम को, ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों का, क्रिएट्स, तो ये बना देता है केओस बना देता है, उथल पुथल यानी अराजकता बना देता है। केओस यानी होता है ऐसी सिचुएशन जिसको आप संभाल ना सको, जिसको आप एकदम, आपके लिए एकदम उथल पुथल वाली सिचुएशन हो। लाइक स्टार्टिंग अ ट्रबलसम सिचुएशन, जैसे कि शुरू होता है एक ट्रबलसम यानी हो जाता है कि एकदम जटिल सिचुएशन या परेशानी, दिक्कत देने वाली सिचुएशन, परिस्थिति, एक जो है शुरू होना, इस चीज़ को दर्शाती हुए, इस चीज़ को दिखाता है। ओके, यदि फिर से यदि बात करें तो फिशिंग से इसका ओरिजिन हुआ है। यदि हम एक रियल केन को, कीड़ों का खोल देते हैं तो एक केओस पैदा कर देता है, जो एक ट्रबलसम सिचुएशन को स्टार्ट कर देता है। तो इसी से होता है कि अ केन ऑफ वॉर्म्स, एक ड्रम, कीड़ों का, मतलब कीड़ों का यदि ड्रम है और धोखे से खुल गया भैया तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएगी। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ही है भैया, उसको संभाल के रखो, इस टाइप से याद आप कर सकते हैं, मैं तुमसे जस्ट बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट है अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, एक गाजर और छड़ी वाली अप्रोच या एक तरीका। मीनिंग की बात करें तो रिवॉर्ड्स, अब कैरोट रिवॉर्ड्स को दर्शाएगा, जो स्टिक है पनिशमेंट को दर्शाएगा। तो रिवॉर्ड्स जो उपहार है और जो पनिशमेंट है, जो सजा है, यूज्ड टू, उपयोग की जाती थी, इन्फ्लुएंस उसको इंस्पायर करने के लिए, किसको, समवंस बिहेवियर, किसी के भी बिहेवियर को, किसी के भी बर्ताव को प्रभावित करने, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जाना क्या, रिवॉर्ड्स का और पनिशमेंट का। ओरिजिन कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ मोटिवेटिंग अ डंकी यूजिंग अ कैरोट, जिसको रिवॉर्ड के रूप में लिया जाता है, और अ स्टिक जिसे पनिशमेंट के रूप में लिया जाता है। तो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? जो ओल्ड प्रैक्टिस थी, जो प्रैक्टिस थी किसको मोटिवेट करने की, जो ओल्ड प्रैक्टिस थी किसको मोटिवेट, तो एक डंकी को यूज़ किया जाता था, एक कैरोट को या एक स्टिक को। मतलब डंकी को कैरोट दिखा के उसे चलाने, जैसे मान लो एक डंकी है, एक बैलगाड़ी है, तो इसे खींच रहा है, तो उसके सामने कैरोट रख के डंकी को चलाया गया, उसको मोटिवेट किया गया। यदि नहीं चल रहा तो भैया इधर से पीछे से पड़ भी रही है, तो वही दोनों चीज़ चल रही है, एक कैरोट भी दे रहे हैं सामने और पीछे से स्टिक भी पड़ रही है। तो दोनों अप्रोच से क्या हो रहा है, उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है और उससे पनिशमेंट भी मिल रही है, और इससे उसका जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है उससे, मतलब एक इंस्पिरेशन आ रही है उसको चलने की। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है अ चांस ऑफ हर्ट, एक मौका दिल का, एक दिल का मौका, एक चेंज ऑफ हर्ट, एक बदलाव, हृदय का, हर्ट का बदलाव, यानी आपके हर्ट में कोई चीज़ बदल रही है। मीनिंग अ चेंज इन ओपिनियन और एटीट्यूड, तो एक बदलाव किसमें, आपके ओपिनियन में, आपके जो ओपिनियन दिए हो अपने, आपका सुझाव और आपका जो एटीट्यूड है, रवैया, उसमें चेंज। ओरिजिन की बात करें तो फ्रॉम द एंशिएंट बिलीफ, जो प्राचीन जो विश्वास से इसका ओरिजिन होता है, दैट जो इमोशंस एंड डिसीजंस, जो इमोशंस है हमारे, जो फीलिंग्स है और जो डिसीजंस है, जो निर्णय है, ओरिजिनेट्स इन द हार्ट, तो ये जो है ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है कहाँ पे, हार्ट में, दिल में। तो ये जो है इस चीज़ से एक प्राचीन एक बिलीफ था कि जो हमारी इमोशंस है और जो डिसीजंस है ये कहाँ से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं। तो यदि दिल से यदि हमारे इमोशंस और डिसीजंस निकल रहे हैं और यदि हम चेंज कर रहे हैं इनको, तो समझ जाओ हम यदि अपना दिल चेंज कर रहे हैं तो हमारा ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा। तो बात वही है, यदि कोई चीज़ आपके हार्ट से निकल रही है और यदि आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हो तो आपके ओपिनियन भी चेंज हो जाएंगे। तो यदि ओवरऑल समझे तो एक चेंज हार्ट में, मतलब हार्ट से आपके क्या निकल रहे हैं, इमोशंस निकल रहे हैं और डिसीजंस निकल रहे हैं। अब इसी में आप चेंज कर रहे हो, मतलब आपका हार्ट भी चेंज हो रहा है, अब हार्ट चेंज हो रहा है मतलब आपका ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा। तो एक चेंज आपके ओपिनियन में, आपके जो सुझाव है उसमें, और एटीट्यूड और रवैये में। अब जो नेक्स्ट है
अ क्लीन स्लेट, एक साफ स्लेट यानी एक टाइप से प्लेट या एक हिस्सा, एक पार्ट बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो मीनिंग इसका हो जाएगा अ सिचुएशन इन विच, जिसमें यू कैन स्टार्ट अगेन, एक परिस्थिति जिसमें तुम फिर से शुरू कर सकते हो। तो ओरिजिन की बात करें तो रिफर्स दर्शाता है टू वाइपिंग चॉक ऑफ, वाइप करना यानी मिटाना, वाइप ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब होता है इरेज करना। तो चॉक को इरेज करना क्या, ए स्लेट बोर्ड, कहाँ से, एक स्लेट बोर्ड से चॉक को विप ऑफ करना। तो ये चीज़ को रिफ़र करता है बिगिनिंग फ्रेश विथआउट पास्ट मार्क्स, और शुरू करना एक फ्रेश, एक नई शुरुआत विथआउट पास्ट मार्क, बिना पुराने जो मार्क्स है, जो दाग धब्बे हैं उनको दिखाए, उनके बिना एक नई बिगिनिंग करना, शुरू करना। मतलब कि एक समझ लो एक बोर्ड है, इस पर कुछ लिखा हुआ है, यदि आप उसे इस स्लेट में यदि कुछ लिखा है और आप इसे मिटा रहे हैं तो आपको फिर से इस पर नई चीज़ लिखने का मौका मिलेगा। मतलब आपको एक नया चांस मिल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको आपकी एक नई बिगिनिंग होगी। जैसे आपने 1 2 लिखे, अब उस स्लेट को मैंने मिटा दिया, फिर से आपको 1 2 लिखना पड़ रहा है, मतलब आपको एक नया चांस मिल रहा है, एक नई सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको फिर से उस चीज़ को करना है। तो वही चीज़ इसका यहाँ पे मतलब मीनिंग निकल रहा है कि एक क्लीन स्लेट, एक साफ सुथरी स्लेट, मतलब आपको फिर से आपको एक मौका मिल रहा है या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको फिर से उस चीज़ को करना है। अब जो नेक्स्ट है क्लोज्ड बुक, एक बंद पड़ी हुई बुक या बंद हुई बुक। तो यदि बुक बंद है तो बुक से जो भी नॉलेज है या जो भी उसके अंदर लिखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा या आपको पता नहीं चलेगी। अब आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो रहस्य है। तो मीनिंग इसका हो जाता है अ मिस्ट्री, एक रहस्य, समथिंग अननोन या कुछ जो अननोन हो, जो अनजान हो। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रॉम अ मेटाफोर। मेटाफोर यानी हो जाता है एक टाइप की सिचुएशन जिसमें आपको वो चीज़ नहीं पता हो या वो चीज़ को ओकल्ट रखना हो। तो एक मेटाफोर दैट अ क्लोज्ड बुक, या एक प्रकार की बोल सकते हैं एक रूपांतरण बोल सकते हैं। मेटाफोर का मतलब तो होता है रूपांतरित होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चीज़ होना। तो एक मेटाफोर से, एक रूपांतरण से, दैट की अ क्लोज्ड बुक, एक बंद पड़ी हुई जो बुक है, हाइड्स वो छुपाती है, इट्स कॉन्टेस्ट अपना जो उसके अंदर जो भी लिखा है वो चीज़ को छुपाती है। तो सिम्बलाइजिंग, तो ये चीज़ दर्शाता है समथिंग नॉट अंडरस्टूड, कुछ जो नहीं है अंडरस्टूड समझने योग्य। मतलब कोई बुक यदि बंद है तो उसके अंदर जो भी कॉन्टेस्ट लिखा है वो सब चीज़ आपके लिए अननोन रहेगा, आप उसे नहीं जान सकते। तो आपके लिए जो बुक है ये भी मिस्ट्री है। तो एक क्लोज्ड बुक मतलब आपके लिए वो अनजान बुक है, आपको वो चीज़ नहीं पता, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, एक मिस्ट्री बन जाएगी, एक रहस्य बन जाएगी कि उसमें है क्या चीज़। जो नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, एक जो है क्लोज बंद किया हुआ मुट्ठी को पर्सन, यानी मुट्ठी को बंद किया हुआ पर्सन, एक मुट्ठी को बंद किया हुआ पर्सन। तो यदि आपकी मुट्ठी में मैंने एक सिक्का रख दिया, अब आपने उस चीज़ को बंद कर दिया, अब यदि शॉप पे गए तब भी आप उसे बंद ही रख रहे हो, इसका मतलब आप भाई कंजूस हो, तभी तो आप अपने सिक्के को यूज़ नहीं करना चाहते। तो मीनिंग उसका वही है कि आपकी यदि क्लोज फिस्टेड पर्सन हो, यदि आपकी फिस्ट हमेशा क्लोज ही रहती है, आप अपने पैसे नहीं निकालना चाहते, इसका मतलब आप क्या हो, माइजर हो, इसका मतलब होता है कंजूस। ओके, ओरिजिन की बात करें, कम्स आता है फ्रॉम द फिजिकल जेस्चर, कहाँ से, जो शारीरिक जो संकेत है वहाँ से आता है। अब किस चीज़ के संकेत, ऑफ कीपिंग वंस फिस्ट क्लोज्ड, रखना किसी के भी या किसी का भी जो फिस्ट है मुट्ठी को बंद, अनविलिंग टू गिव और स्पेंड, जो अनचाहा है या नहीं चाहता देना या स्पेंड करना अपने जो भी पैसे है उस चीज़ को, या जो भी उसके चीज़ में, जो भी उसके मुट्ठी में जो फिस्ट है, उसके फिस्ट में जो भी सामान है, चाहे पैसे हो या कोई भी चीज़ हो, ऑब्जेक्ट हो, यदि वो अनविलिंग है, नहीं चाहता कि वो चीज़ वो दे या उस चीज़ को स्पेंड करे, इसका मतलब वो माइजर हो, कंजूस है। तो यदि आपके भी फ्रेंड की यदि क्लोज फिस्टेड है, यदि वो अपनी मुट्ठी में से बंद रखता है तो समझ जाओ क्या है, माइजर पर्सन होगा। एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सीरियसली ना ले। अब जो नेक्स्ट है अ कॉग इन द मशीन, कॉग यानी होता है दाता, जैसे ये लिखा है कॉग टूथ ऑफ अ व्हील, जो व्हील रहते हैं तो उनके ऐसे जो रहते हैं जैसे ये, तो ये हो जाएंगे कॉग। तो एक कॉग इन द मशीन, तो मशीन में एक दाता, मीनिंग हो जाएगा अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अब बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, एक बड़ा सा एक मशीन हो गई। अब बड़े से मशीन का एक छोटा सा पार्ट मतलब छोटा सा एक कॉग, एक छोटा सा एक दांत। ओरिजिन की बात करें, फॉर्म मशीनरी, तो ये जो है मशीनरी से आता है। ईच कॉग, हर एक जो दाते हैं, इज स्मॉल, वो क्या है, छोटे हैं, बट नेसेसरी, लेकिन क्या है, आवश्यक है, फॉर द व्हील, पहिए के लिए, मशीन्स फंक्शन होल
फॉर द होल मशीन्स फंक्शन, पूरी की पूरी जो मशीन के जो फंक्शन है उसके लिए नेसेसरी है, जो भी छोटे छोटे जो दाते रहते हैं वो। ओके, तो वही है इसका अ कॉग इन द मशीन, एक मशीन में एक कॉग, मशीन में एक दाता, तो बहुत ही छोटा पार्ट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, इसका मीनिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट अब जो है कल की वीडियो में अब डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतने ही जो थे। ओके, 1 मिनट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, यदि आप चाहते कि सेकंड पार्ट भी आए तो कमेंट में प्लीज़ जो भी आपका ओपिनियन है वीडियो को लेकर, जैसे भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूले। थैंक यू गाइस, थैंक यू अगेन।